तो सेक्शन 1 में हम सबसे पहला सवाल देखते हैं। अब देखो ये सवाल जितने मैंने रैंकिंग देखी, जिन जिन लोगों ने टेस्ट अटेम्प्ट करा है उनका बहुत से लोगों का गलत हुआ है। अब इस टेस्ट में मैंने क्या किया है, PYQ ऐड नहीं किए है। PYQ आपको कहीं भी मिल जाएंगे और PYQ आपके रटाए होंगे। देखो IBPS के जो सवाल आते हैं उसमें एक चीज़ कॉमन होती है, सारे सवाल में आपको एक भी ऐसा वर्ड नहीं मिलेगा जो कि आपने कभी ना देखा हो ना सुना हो, लेकिन कन्फ्यूज़न इतना हाई रहता है कि आप यही क्लियर नहीं कर पाते कि फॉलोइंग ऑप्शन में से कौन सा चूज़ करूँ। ठीक, मैंने यही जो टेस्ट का पैटर्न है मैंने अपने लिए भी रखा है। तो आप जब तक मैं 30 क्वेश्चन आपको समझाऊंगा तब तक आपको एक भी वर्ड ऐसा नहीं मिलेगा कि जो आपने कभी पढ़ा नहीं हो। आपने हर वर्ड पढ़ा है, लेकिन इन वर्ड का कॉम्बिनेशन अगर मैं अलग से कर दूँ तो ये कितना डिफ़िकल्ट बना देता। ऐसा नहीं था कि क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत डिफ़िकल्ट थी, क्वेश्चन की लैंग्वेज भी ईजी है, वर्ड भी आपने सुने हैं, फिर भी बहुत से लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में ही गड़बड़ी कर दी है। तो चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका। डाइजेस्ट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मीटिंग ऑर्गेनिजम्स टिपिकली एनिमल और प्लांट विथ इंटेंशंस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग विथ डिजायर कैरेक्टर। अब देखो इसमें 5 ऑप्शंस थे। अब जैसे कि मैंने 5 ऑप्शन में बता रहा हूँ। अब देखो पहला है कॉपुलेशन। ठीक, अब कॉपुलेशन यहाँ तक तो ठीक है, मीटिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म सिर्फ इतना था, ठीक था कॉपुलेशन, चाहे वो प्लांट हो एनिमल हो, ठीक था, यहाँ तक ठीक था, यहाँ तक ये डेफिनेशन सेटिस्फाई होती थी। रिप्रोडक्शन, अब रिप्रोडक्शन होता क्या है? रिप्रोडक्शन बेसिकली ये होता है कि मेल और फीमेल अपने लिए एक नई प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं, इसी को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। कॉपुलेशन यानी कि सिर्फ और सिर्फ मीटिंग हम कहते हैं कॉपुलेशन। अब देखो ये जो कॉपुलेशन होती है हर एनिमल में अलग अलग होती है। आप बात करें मैं काऊ की, तो काऊ में जो उसे कहते हैं हम सर्विस। अगर मैं बात करूँ गोट की, शिप की, तो शिप में होता है ये टपिंग। ठीक, ये हर एनिमल में अलग अलग होता है। जैसे कि आपके पोल्ट्री में कपलिंग होता है। ओके, तो ये सब में अलग अलग होता है। अब रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन मैंने समझा दी। इसके बाद आता है आपका ब्रीडिंग। अब ब्रीडिंग होता क्या है? ब्रीडिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर होती है जिसमें हमको वही कैरेक्टर चाहिए होते हैं जो हमको चाहिए, यानी कि डिज़ायर कैरेक्टर हमको चाहिए होते हैं। हम 2 चीज़ों की ब्रीडिंग क्यों करवाते हैं? हम नई हाइब्रिड वैरायटी क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमको एक डिज़ायर कैरेक्टर चाहिए जो हमको चाहिए। जैसे कि एक काऊ है जिसमें काफ़ी ज़्यादा हाई मिल्क पर फैट परसेंटेज है, और दूसरी एक काऊ है जिसका मिल्क प्रोडक्शन काफ़ी हाई है। तो हमको एक ऐसी काऊ चाहिए जिसका मिल्क प्रोडक्शन भी हाई हो और उसका फैट परसेंटेज भी हाई हो। तो ऐसे में हम ब्रीडिंग करवाते हैं। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा आपका ब्रीडिंग। अब देखो क्रॉसिंग क्या होता है? क्रॉसिंग आपका ये होता है कि आपका क्रॉसिंग एक अल्टरनेट वर्ड है रिप्रोडक्शन के लिए। भाई हमने क्रॉस कर दिया इसका और इसका, इसमें हमारा कोई एम नहीं होता है कि हम ये नहीं चाहते कि हमको डिज़ायर कैरेक्टरिस्टिक मिले। क्रॉसिंग हम सिर्फ केवल और केवल हमारे एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर करते हैं। हमको कोई एक्सपेरिमेंट करना है, जैसे कि अब आप मेंडल का ही उदाहरण ले लीजिए। उसको एक्सपेरिमेंट करना था, अगर मैं ग्रीन पॉड को रिंकल सीड के साथ क्रॉस करूँ तो क्या होगा? तो वो क्रॉस एक मेयर एक एक्सपेरिमेंट है, ना कि वो कोई कंक्लूजन दिखाता है, ना ही डिज़ायर कैरेक्टरिस्टिक देता है। बस हमको देखना होता है कि हमको क्रॉसिंग में हम यह एनालाइज करते हैं कि भाई फ्यूचर आने वाली जनरेशन वो कैसी होगी। ठीक, इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है? हाइब्रिडाइजेशन सिंपली 2 अलग अलग स्पेसीज, या हम एनिमल्स की अगर डिफरेंट स्पेसीज देखें उनको हम कंबाइन करते हैं। हालांकि इसके पीछे हमारा कोई एम नहीं होता कि हम इनको कंबाइन करके कुछ करें। बस हाइब्रिडाइजेशन हम ये करते हैं 2 अलग अलग स्पेसीज को कंबाइन करते हैं। जैसे कि मैंने को बताया कि जो जैक और मेयर यानी कि मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स का अगर हम कॉम्बिनेशन कराते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, तो उसमें हमको मिलता है म्यूल। हालांकि म्यूल का कोई इतना खास इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है नहीं, कोई डिज़ायर कैरेक्टरिस्टिक हमें उनसे मिलती नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्रीडिंग। तो देखो, तो सर ये इतना टफ क्वेश्चन इतनी आसान भाषा में कैसे? तो देखो ये टफ क्वेश्चन नहीं है, बस आपको ध्यान से पढ़ना है, आपका 6 सेंस इस्तेमाल करना है और आप आराम से आंसर कर जाएंगे। आप एक बार खुद से पूछिए कॉपुलेशन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, क्रॉसिंग क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ब्रीडिंग क्या होता है। जब तक आप खुद से नहीं पूछेंगे तब हर बार आप क्वेश्चन गलत कर देंगे। अब देखो आपको ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी हमारे नोट्स में। अब देखो ये जो नोट्स हैं, अब इसमें मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ से पढ़ना था। अब इसमें मैंने साफ साफ लिखा है ब्रीडिंग इज़ अ कंट्रोल मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स, एनिमल में या फिर प्लांट में, जिसमें हमको चाहिए होते हैं कुछ डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स। यहाँ आप देख पा रहे होंगे डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेट्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक, जो भी आप बोले।
तो ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे कंसेप्ट बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि IBPS उन्हीं चीज़ों में फोकस करता है कि जो भी ब्रॉड लेवल चीज़ें हैं। जैसे कि 2022 में ये पूछा था कि बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट प्रोडक्शन, मतलब कि हॉर्टिकल्चर की कुछ स्पेसीज दी थी, उसमें पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट प्रोडक्शन, जिसमें आपके वेजिटेबल्स थे, फ्लावर्स थे, फ्रूट्स थे, स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स थे। तो उनमें पूछा गया था सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन किसका होता है, तो सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन हमारे यहाँ होता है वेजिटेबल्स का। तो ऐसे में वो ओवरऑल यानी कि सारा का सारा सोच के क्वेश्चन डालता है, खास करके उनका फोकस रहता है कि कंसेप्ट पर, आपकी कंसेप्ट कितनी क्लियर है। तो जितनी क्लियर कंसेप्ट उतने शार्प होंगे आप, ठीक। तो ये तो हो गया आपकी ब्रीडिंग। तो ब्रीडिंग का ये जो चार्ट है, ये तो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाला हुआ था, अगर आपने वहाँ से चेक किया हो तो आपको ये ज़रूर समझ में आता है, ठीक। आप उसको एक बार जाके देखिए, वहाँ पर मैंने ये डाला हुआ है, और ब्रीडिंग का एक लेक्चर भी मैंने अपलोड किया हुआ है, ठीक। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड हैज़ लोवेस्ट मिल्क प्रोडक्शन। ऐसा एक सेम क्वेश्चन IBPS AFO में पूछा गया था, सेम क्वेश्चन, उसको मैं थोड़ा बदल दिया है। अब देखो, अगर आपने मेरा मिल्क प्रोडक्शन वाला लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने साफ साफ बताया है कि मिल्क प्रोडक्शन की रैंकिंग कैसे होती है। तो मिल्क प्रोडक्शन की रैंकिंग वैसा होता है, मिल्क पर्पस जो ब्रीड होती है वो 1 नंबर सबसे आगे रहती है, उसके बाद आपके ड्यूअल पर्पस आती हैं, उसके बाद आती है आपकी ड्रॉड पर्पस ब्रीड, ठीक। इस हिसाब से चलता है मिल्क प्रोडक्शन का रेशो। अब लोवेस्ट मिल्क प्रोडक्शन यानी कि ऐसी ब्रीड जो ड्रॉड पर्पस हो, तो देखो साहिवाल और गिर सबको पता है, छोटे छोटे बच्चे को पता है कि ये मिल्क प्रोडक्शन ब्रीड है। थरपारकर और देवनी ये आपकी ड्यूअल पर्पस ब्रीड है, और बस बची है कांगायाम। कांगायाम आपकी ड्रॉड पर्पस ब्रीड है। ड्रॉड पर्पस होने की वजह से इसको हम एज अ लोवेस्ट मिल्क प्रोडक्शन ब्रीड क्लासीफाई करते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल मिल्क के लिए बल्कि ड्रॉड पर्पस के लिए किया जाता है, ठीक। आई होप आपको ये सवाल भी क्लियर हो। सर सवाल बहुत ट्रिकी होंगे, क्योंकि ये एक्चुअल लेवल है, एग्ज़ाम का लेवल है। ये नहीं कि मैं कोई भी 1 सेंटेंस दे दूँ और ऐसा कह दूँ कि भाई हाँ ये सवाल में आ जाएगा, क्योंकि होता क्या है ना, 29-30 सवाल आते हैं वहाँ से, जहाँ से आपने पढ़ा है वहाँ से आते हैं, नो डाउट वहाँ से आएंगे क्वेश्चन, लेकिन वो आपको सिलेक्शन नहीं दिलाएंगे। सिलेक्शन आपको, यही सवाल आपको सिलेक्शन दिलाने वाले हैं, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब देखिए, एक सिंपल सा सवाल था कि भाई ऐसी कौन सी ब्रीड है विच ऑफ ब्रीड हैज़ डिश शेप्ड फोरहेड, यानी कि जिसका फोरहेड डिश शेप हो, एक्सेलेंट बटर फैट कंटेंट हो, जिसके दूध में बटर फैट कंटेंट हो, और जिसका फॉन कलर हो। फॉन यानी अगर आपने कभी वो देखा होगा, अगर रास्ते के कुत्ते आपने कभी देखे होगे तो उसका कलर फॉन होता है, तो उस फॉन कलर की कोई ऐसी ब्रीड है। अब देखो, बात करें आपके गिर की, तो गिर का आपका टैन कलर होता है। साहिवाल का भी लगभग टैन ही होता है, ग्रेश टैन होता है। रेड सिंधी यानी कि लगभग डार्क रेड या फिर डार्क ब्राउन का कलर होता है। और गंसी का कलर भी लगभग डार्क होता है। लेकिन फॉन कलर ब्रीड कौन सी आपकी, केवल और केवल जर्सी है। अगर आपको ये सब समझ में नहीं आता था, ये सब नहीं समझ में आता है, तो भी आप डिश शेप से या फिर फॉन कलर से आप ये आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते थे, ठीक। अब देखो, अगर आप 4.5% ऑफ फैट को भी देख लेते तो इसमें से सारे ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाते हैं। एक आपका रेड सिंधी सबसे पहले एलिमिनेट हो जाता, दूसरा गंसी एलिमिनेट हो जाता, बचता आपका जर्सी, गिर और साहिवाल। अब मैंने साहिवाल में भी ये बताया कि उसका फैट परसेंटेज सबसे ज़्यादा नहीं है, तो साहिवाल भी हो जाता। गिर और जर्सी में आपका कन्फ्यूजन बना रहता, लेकिन गिर और जर्सी का ये कन्फ्यूजन इन 2 क्लू से आप एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक। चलिए ज़रा नोट्स पे नज़र मार ली जाए। चलिए नोट्स आपको बाद में दिखा देंगे। अब देखो, ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी था ट्रिकी मानता हूँ, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। बफेलो काल्व्स शुड बी फीड इन द रेशो। बफेलो काल को किस रेशो में फीड करना चाहिए, वेट और मिल्क के बेसिस से, यानी कि वेट अपॉन मिल्क। यहाँ लिख लेते हैं, वेट एज टू मिल्क। तो देखो, बफेलो काव को किस हिसाब से फीड करना चाहिए ताकि उसका इतना वेट हो तो उसको इतना मिल्क मिले, यही सवाल का मतलब था। अब आगे की जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो तो बस इतना दिया है कि अगर उसको एक्सेस दिया गया तो
उसमें स्कोर ऑकर होगा या फिर अंडर दे दिया तो उसमें माल न्यूट्रिशन होगा। और तो इसका अप्रोप्रिएट रेशो क्या होना चाहिए? तो देखो मैंने बताया था अपनी नोट्स में मिल्क एज टू वेट, इसका रेशो था 1:15। उसका वज़न अगर 1 kg है, सॉरी उसका वज़न अगर 15 kg है तो उसको 1 kg हमको मिल्क फीड कराना है। यही रेशो मैंने बस उल्टा पूछ लिया तो इसका आंसर हो गया आपका 15:1। ठीक, ये थोड़ा ट्रिकी सवाल था, मैं भी मानता हूँ थोड़ा ट्रिकी था। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो ये भी सवाल बहुत से लोगों ने गलत किया है, बहुत से लोगों ने। डाइजेस्ट टिपिकली रेफर्स टू न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट स्ट्रैटर्जी, यानी कि कोई स्ट्रैटर्जी है और सप्लीमेंट्री फीडिंग एम्ड एट इंक्रीजिंग रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी बढ़ानी है ऑफ डेयरी काउज पर्टिकुलरली यूज फॉर फ्यूचर ब्रीडिंग। अब देखो इसको कैसे हल किया जाता है। सबसे पहली बात, न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट स्ट्रैटर्जी है, यानी कि कोई स्ट्रैटर्जी है, तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा? देखो स्टीमिंग अब क्या होता है, स्टीमिंग हम सबको पता है, अगर लास्ट के क्वार्टर में किसी काऊ को खाना दे दिया जाए, एक्स्ट्रा फीड दे दिया जाए तो उसको हम कहते हैं स्टीमिंग अप। अब न्यूट्रिशनल इफिशिएंसी एक थ्योरेटिकल रेशो होता है, थ्योरेटिकल रेशो यानी कि हमारे काऊ ने इतना फूड कंज्यूम किया, फीड कंज्यूम्ड एज टू वेट गेन, उसने इतना वेट गेन किया। अब ये जितना ज़्यादा ये रेशो रहेगा उतनी ज़्यादा न्यूट्रिशनल इफिशिएंसी रहेगी। तो इसका और इसका कोई संबंध है नहीं, क्योंकि थ्योरेटिकल है और ये एक मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी जिसको हम अप्लाई करते हैं, ये प्रैक्टिकल है। ये भी आपका गया। मिनरल ब्लॉक टेक्नोलॉजी, देखो मिनरल ब्लॉक टेक्नोलॉजी में होता यह है कि हम उनके लिए मिनरल ब्लॉक रखते हैं, उनके लिए कोई सप्लीमेंट्री फीड नहीं प्रोवाइड करते हैं, कोई भी सप्लीमेंट्री फीडिंग नहीं होती है जिससे कि उनकी रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी बढ़ सके। तो मिनरल ब्लॉक टेक्नोलॉजी का आंसर कतई नहीं आएगा। इसके बाद बात करते हैं फ्लशिंग अप। फ्लशिंग अप क्या होता है? अगर हमको फ्यूचर में उनका क्रॉस करवाना है तो उससे पहले उनको कुछ खाना खिलाया जाए ताकि उनकी आने वाली रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी ज़्यादा हो, यानी कि आने वाले बच्चे उनके तेज़ हो, तर्रार हो। इसके लिए हम जो स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं उसको हम कहते हैं फ्लशिंग अप। फ्लशिंग अप रिप्रोडक्शन से पहले और स्टीमिंग अप रिप्रोडक्शन के बाद में, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद में, जब लास्ट क्वार्टर ऑफ प्रेगनेंसी का, तब हम इसको अप्लाई करते हैं। एक्स्ट्रा मिल्क फीडिंग, तो देखो अब डेयरी काउज हैं, अगर आप डेयरी काउज को मिल्क फीड कराने जाएंगे तो ये इलॉजिकल बात रहेगी, क्योंकि काऊ मिल्क नहीं पीती है, आपके जो काफ है वो मिल्क पीते हैं। तो ये मिल्क फीडिंग वाला जिन लोगों ने किया है उनको तो मुझे चांटे से मारने का मन हो रहा है, क्योंकि भाई तुम क्वेश्चन को पढ़ा करो यार, कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कम से कम ये तो पढ़ो। एक बार क्वेश्चन पढ़ो तब आंसर करो, एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया करो मेरे भाई। जब तक पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तब तक कैसे चलेगा? महसूस नहीं करोगे क्वेश्चन में क्या पूछा है क्या नहीं। एक एक वर्ड उसमें इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि फ्यूचर ब्रीडिंग किसको इम्प्लीमेंट करता है? फ्लशिंग अप को। अगर यही मैंने यहाँ पर ये कर दिया होता कि लास्ट क्वार्टर ऑफ प्रेगनेंसी का लास्ट क्वार्टर में कोई फीडिंग दे दी जाए तो इसका आंसर बदल जाता, इसका आंसर हो जाता आपका स्टीमिंग अप। तो ये लोग, बहुत से लोगों ने अनअटेम्प्टेड रखा है। भाई अटेम्प्ट क्यों नहीं किया यार? सबसे आसान सवाल था। अनअटेम्प्टेड रखना भी कोई बात हुई? बताओ। कोई भी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड मत छोड़ो, क्योंकि ये आपकी लर्निंग प्रोसेस है। जब तक प्रोसेस को फॉलो नहीं करोगे तब तक रिजल्ट कैसे पाओगे? ये एक ऑनलाइन सवाल था कि ये पूछा गया था आयशायर काऊ का ओरिजिन क्या है, तो उसका ओरिजिन स्कॉटलैंड है। ठीक, आयशायर स्कॉटलैंड, ये मैंने बताया है, इसकी ट्रिक मैंने अपने लेक्चर में बता दी है। अब ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सवाल था कि व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ FMD वैक्सीन इन सीवियरली अफेक्टेड एरियाज। अब देखो सीवियरली अफेक्टेड एरिया में इसका वैक्सीनेशन कैसे करवाना है, तो मैंने एक ट्रिक बताई थी 4-9-11 4-9-12। जैसे कि सीवियरली अफेक्टेड एरिया हो, सीवियरली अफेक्टेड एरिया हो, लिस्ट अफेक्टेड एरिया हो या फिर मॉडरेट हो, इस हिसाब से हम उसका वैक्सीनेशन करवाते हैं। अगर सीवियरली इफेक्टेड एरिया है आप 4 महीने में एक बार कराइए, अगर मॉडरेट है तो 9 महीने में कराइए, और बहुत कम आपके यहाँ अगर FMD देखने को मिलता है तो 12 महीने के लिए जाए, 12 महीने के बाद आप वैक्सीनेशन कर सकते हैं। तो ये सारी बातें मैंने आपको लेक्चर में बता दी। जिन्होंने लेक्चर अटेम्प्ट किया है तो उनको ये चीज़ें बहुत आसान लगी होगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीडिंग मेथड यूज फॉर लॉकिंग स्पेसिफिक ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक। ये फ्री की PDF मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाली थी, तो आप इसको देखिए एक बार कि भाई कहाँ गलत है। तो मैंने उसके साफ साफ ये बताया है कि लॉकिंग इन स्पेसिफिक ट्रेट्स में अगर आपका लॉक किसी भी ट्रेड का लॉक इन चाहिए, यानी कि वो आपको उसमें हमेशा के लिए फिट करना है, लॉक इन करना है, तो आपके लिए कौन सी मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग सबसे बढ़िया रहेगी? तो उसका आंसर था लाइन ब्रीडिंग। ये देखो मैंने कहाँ बताया था इसको, हाँ, तो ये थी वो PDF जिसमें मैंने ये बताया था कि जो लाइन ब्रीडिंग होती है वो हम लॉकिंग ऑफ डिज़ायरेबल कैरेक्टर को लॉक इन करने के लिए, ये देखो मैंने इसको हाईलाइट भी किया हुआ है, लॉक इन के लिए सबसे बढ़िया मेथड होती है आपकी लाइन ब्रीडिंग। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे कि लॉक इन क्या होता है। तो चलिए बढ़ते हैं आपके अगले सवाल की तरफ। अब यहाँ पे मैंने सबसे खास करके इंस्ट्रक्शन डाला था, रीड केयरफुली, फिर भी लगभग 90% लोगों ने इसका आंसर गलत कर दिया है। जब मैं आपको ऊपर बता रहा हूँ कि केयरफुली रीड करो, फिर भी आप केयरफुली रीड नहीं कर रहे हैं। इसमें मैंने ये कहा था द एनिमल हाईली ससेप्टिबल, चाहे वो वेदर, चाहे वो क्रॉस ब्रीड हो, चाहे वो प्योर ब्रीड हो, जिसमें होगा क्या, ड्राइनेस ऑफ मजल होगी, डिस्चार्ज फ्रॉम आइज होगा, डायरिया होगा, और फ्रीक्वेंटली आर्च्ड बार्क, बैक उसकी बैक जो है वो आर्च्ड होगी, यानी कि पीठ मुड़ी हुई होगी। अब ये जो डिसीज़ है ये किसके द्वारा होता है? यहाँ पे मैंने डिसीज़ का नाम नहीं पूछा था, मैंने ये पूछा था कि ये डिसीज़ के लिए कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन सा है। अगर सवाल एग्जामिनर का माइंडसेट देखे तो उसने यहाँ ये पूछा है कि ऑर्गेनिजम्स, भाई कौन सा ऑर्गेनिज्म उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो देखो जिन जिन लोगों ने रिंडरपेस्ट किया है, तो रिंडरपेस्ट ये डिसीज़ है, ना कि उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है। बात करें वायरस की, तो वायरस इसका कॉजल ऑर्गेनिजम्स है। इसके अलावा बात करो क्लोस्ट्रीडियम चेहू की, चेहू तो ये ब्लैक क्वार्टर का है, ब्लैक क्वार्टर डिसीज़ होता है इससे। और जिन जिन लोगों ने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया किया है, तो आपको ये कहाँ से लग रहा है भाई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये मैंने किस डिसीज़ में मैंने ये सिम्टम बताए थे? किसी में नहीं बताए थे। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ये होगा ही नहीं। इसके अलावा TCRV एक वैक्सीनेशन है, टिश्यू कल्चर रिंडरपेस्ट वैक्सीन। तो रिंडरपेस्ट वैक्सीन से भी वाला कोई डिसीज़ होता है? तो इसका साफ साफ मतलब ये हुआ कि आप ठीक से पढ़ नहीं रहे। सवाल को ठीक से पढ़िए, उसके बाद अटेम्प्ट करिए। सर ये इतने सवाल बहुत हार्ड लग रहे हैं, हार्ड लगेंगे, यही सवाल आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, क्योंकि आसान से सवाल तो हर कोई कर ले जाएगा, तो सबको FO बना दिया जाए, नहीं। आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो कि उस एग्ज़ाम के लिए, जो उस पोस्ट के लिए जो लायबल हो। अगर आप कोई भी चीज़ ठीक से ध्यान से नहीं पढ़ते तो ये ऐसी गलतियाँ आप बार बार दोहराएंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये डिसीज़, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट जूनोटिक डिसीज़। अब कुछ लोगों को ये पता ही नहीं चला कि जूनोटिक डिसीज़ होता क्या है। तो जूनोटिक डिसीज़ ये होता है जो कि एनिमल से हमारे ह्यूमन में ट्रांसफ़र होता है, चाहे वो एनिमल टू ह्यूमन। ऐसा कौन सा डिसीज़ है जो कि जूनोटिक नहीं है, यानी कि एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफ़र नहीं होता है? तो सबसे पहला था एंथ्रैक्स। अब देखो यहाँ पर मैंने एग्जामिनर दो ऑप्शन डाले हैं, एक एंथ्रैक्स डाला है, दूसरा वूल सॉर्टर डिसीज डाला है। तो एंथ्रैक्स और वूल सॉर्टर डिसीज तो मेरे भाई एक ही होता है, ऑफकोर्स ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो ये क्योंकि एंथ्रैक्स और वूल सॉर्टर डिसीज एक ही है और वो जूनोटिक डिसीज़ है। बफेलो पॉक्स, बफेलो के लेक्चर में बताया, बफेलो पॉक्स जो मिलकर से उनके हाथों में फोड़े बना जाते हैं, ये भी जूनोटिक डिसीज़ है। बर्ड फ्लू अगर आपको बात याद हो कि कोरोना से पहले 2019 की, तो बर्ड फ्लू आया था, वो भी पोल्ट्री से ह्यूमन में फैला था, तो वो भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये भी आपका जूनोटिक डिसीज़ है इन पोल्ट्री से ह्यूमन में आता है। माल्टा फीवर जिसको हम ब्रुसेलोसिस कहते हैं, वो एक आपका जूनोटिक डिसीज़ नहीं है। ठीक, तो आपका सही आंसर हो जाएगा माल्टा फीवर। एंथ्रैक्स आपका गलत हो जाएगा, माल्टा फीवर सही हो जाएगा। ठीक, अब नीचे ये सवाल पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कॉन्टेजियस डिसीज़, यानी कि कौन सा डिसीज़ छुआछूत से नहीं फैलता। तो देखो बैक्टीरियल ब्लैक क्वार्टर, एंथ्रैक्स, ब्रुसेलोसिस, माल्टा फीवर। अब ब्रुसेलोसिस और माल्टा फीवर तो एक ही चीज़ हुई। अब जितने भी मैंने ये बताए हैं यहाँ तक और ये वाला, ये तो बैक्टीरियल डिसीज़ है मेरे भाई, ये तो कॉन्टेजियस होंगे ही होंगे। इनका कैरेक्टर्स अगर थोड़ा सा भी बाहर गिरता है
तो सारे तबेले में सारे गायों को ये डिसीज़ हो जाएगा। लेकिन बात रही पार्चुरेंट पैरासिस की। पार्चुरेंट पैरासिस यानी कि मिल्क फीवर। मिल्क फीवर आपका होता है कैल्शियम की कमी की वजह से। तो कैल्शियम की कमी अगर होती है, इसकी वजह से अगर कोई डिसीज़ होता है तो वो कॉन्टेजियस यानी कि छुआछूत से नहीं फैलता है। तो पार्चुरेंट पैरासिस एक इम्पॉर्टेंट डिसीज़ था आपका नॉन कॉन्टेजियस में। इसको हम मेटाबॉलिक डिसीज़ भी कहते हैं। ठीक, तो हर एक चीज़ को हर एक को ध्यान से समझिएगा, ध्यान से, क्योंकि मैंने पार्चुरेंट पैरासिस वहाँ पे बोला गया था। काफ़ी बार मैंने लेक्चर में ये बात रिपीट भी करी है। अब आते हैं आपके अगले सवाल पर, जिसमें ये मैंने बताया था, ये एग्जामिनर ने ये पूछा था विच ऑफ द ब्रीड, एक ब्रीड का नाम पूछा गया है जो कि बफेलो है। अब क्रॉस ऑफ नेटिव बफेलो, नेटिव बफेलो क्रॉस किसके साथ हुई है? मुर्रा के साथ। मुर्रा के साथ उसका क्रॉस हुआ है, जिसके पास क्या है? एक वेज शेप अडर है। दूसरा, उसके पास लूज रिंग एट द टिप ऑफ हॉर्न्स, हॉर्न्स के ऊपर एक लूज रिंग है। कॉम्पैक्ट एंड मीडियम बॉडी स्ट्रक्चर, ब्लैक कलर, और 1200 से 1500 लीटर मिल्क। ठीक, अब मैंने यहाँ से इतना पार्ट मिटा दिया, मुझे ये चाहिए ही नहीं, इस पार्ट का कोई मतलब नहीं। ये IBPS CFO का अलग सा पार्ट है जिसका सवाल सोल्व करने में कोई हाथ नहीं, कोई हाथ नहीं। मुझे ये पता चला मुझे एक बफेलो ढूंढनी है जिसके अंदर वेज शेप अडर हो, लूज रिंग एट हॉर्न्स हो, और जो कि क्रॉस हो बुल्ला और बफेलो का। तो ऐसी कौन सी है? तो देखो नागपुरी। नागपुरी आपकी एक प्योर ब्रीड है जो कोई भी क्रॉस नहीं है। बात करूँ पंढरपुरी, ये भी आपकी प्योर ब्रीड है जो बात करती है जो बिलोंग करती है पंढरपुर ऑफ महाराष्ट्र। नागपुरी, नागपुर ऑफ महाराष्ट्र, जिसके स्वॉर्ड शेप हॉर्न है। ठीक, स्वॉर्ड शेप हॉर्न में ये मैंने कहीं नहीं बताया कि उनके हॉर्न्स पर एक लूज रिंग है, नहीं बताया मैंने कहीं। पंढरपुरी जिसके ट्विस्टेड हॉर्न्स हैं, ये भी नहीं बताया। अब बात करते हैं आपके महसाना की। महसाना एक क्रॉस है, महसाना क्रॉस है मुर्रा एंड सुरती, इन दोनों का क्रॉस है। लेकिन उसके पास वेज शेप अडर नहीं है। मैं बात करूँ अगर नेटिव मुर्रा, अगर आप कहेंगे सर सुरती तो एक नेटिव बफेलो है, तो नहीं, उसके पास वेज शेप अडर नहीं है, ना ही उसके पास लूज रिंग्स एट द टिप ऑफ हॉर्न्स है, ना ना ना, ये तो है नहीं। बात करूँ मैं जाफराबादी की, तो जाफराबादी के पास ड्रूपिंग हॉर्न्स है, ड्रूपिंग हॉर्न्स। इसके अलावा उसकी जो अडर है, उसके जो टिट्स है वो फनेल शेप है, फनेल शेप्ड। बची आपकी गोदावरी। अब आपके गोदावरी के सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं, वुड, वेज शेप अडर एंड लूज रिंग एट द टिप ऑफ हॉर्न्स, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक आपके गोदावरी में है, जो कि एक क्रॉस है नेटिव बफेलो प्लस मुर्रा का। ठीक, यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ये भी मैंने शायद PDF डाल दिया था, तो चलिए एक बार देख लेते हैं हमने कहाँ डाला था। ये देखिए यहाँ पर, ये रहे आपके गोदावरी का, जिसमें मैंने ये बताया है उसकी बाउल शेप अडर है। ठीक, बाउल शेप अडर है। इसके अलावा लूज रिंग एट द टिप ऑफ हॉर्न्स, यानी कि हॉर्न्स के ऊपर एक लूज रिंग है। अब ये 1200 से 1500 ये कॉमन है। ये मैंने कहा है, अगर लैक्टेशन ना भी याद रहे तो लैक्टेशन में कोई दिक्कत नहीं, बस आपको चीज़ें उसके प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से याद रखनी है। जैसे मैंने उसमें 3 प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक बताई थी, एक उसका क्रॉस बताया था, दूसरा उसका बाउल शेप अडर, तीसरा लूज रिंग एट द टिप ऑफ हॉर्न्स, हॉर्न्स पर एक लूज रिंग हो। ठीक, तो गोदावरी के बारे में ये सारी चीज़ें हुई आपकी। अब बात करते हैं नेक्स्ट विडर की। अब विडर में तुमको समस्या क्या है यार? तुम हर सवाल को एज लिटरली ले लेते हो, जैसे वर्ड में कहा गया है, ठीक उसी तरीके से। क्योंकि IBPS ने 2023 में एक सवाल पूछा गया था पल्सिंग के बारे में, पल्सिंग। तो मुझे बताओ पल्सिंग किससे रिलेटेड है? क्या ये पल्स से रिलेटेड है? पल्स यानी कि आपकी जो दाल वर्गीय पिक है, क्या उससे दाल वर्गीय क्रॉप है उससे रिलेटेड है? तो नहीं, ये दाल से कतई रिलेटेड नहीं। पल्सिंग, पल्सिंग आपका रिलेटेड है जो हम फ्लावर में पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं, उसमें पल्सिंग रिलेटेड है। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इन फ्लावर, तो ये उससे रिलेटेड है। तो ठीक इस तरीके से मैं पूछा गया था विडर क्या है। अब बहुत से लोगों ने ये किया कि इम्प्लीमेंट्स टू बाइंड वीड, ये कहाँ से सही? ये सरासर गलत ऑप्शन ही गलत है ये, कि ये कोई ऐसा इम्प्लीमेंट जो वीड को बांध के रखता है, नहीं, ऐसा कोई ही नहीं है। अब मस्कुलिन हॉर्स को हम मस्कुलिन हॉर्स को हम स्टैलियन कहते हैं, स्टैलियन। हालांकि आपको याद भी नहीं है तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। वैसे मस्कुलिन हॉर्स को क्या कुछ भी कहें, डिसीज्ड चिक भी भला कोई टर्म होती है? कोई नहीं।
ग्रीन टर्फ आपका वो जो बगीचे में बिछा जाता है उसको हम टर्फ कहते हैं, जिससे विडर कतई रिलेटेड नहीं है। लेकिन कैस्ट्रेटेड मेल ऑफ शिप जिसको हम विडर कहते हैं, चलो आपको दिखाते हैं कहाँ कहता है, ये मैंने कहाँ बताया था। तो ये देखो मैंने यहाँ पर बताया था आपको विडर क्या होता है, एक कैस्ट्रेटेड मेल ऑफ शिप ये होता है। और आपने क्या किया, इम्प्लीमेंट्स टू वाइंड अ बीड टू बाइंड वीड्स, ये कहाँ से हुआ भाई, ये तो होता ही नहीं कहीं से। वीड को बाइंड करने के लिए हम रीपर का इस्तेमाल करते हैं, सॉरी बाइंडर का इस्तेमाल करते हैं, ना कि विडर का। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। शेयरिंग क्या है, तो देखो शेयरिंग है एक्ट ऑफ रिमूवल ऑफ वूल फ्रॉम शिप। अब देखो शेयरिंग मैंने कहाँ दिखाया, तो ये रही आपकी शेयरिंग 2 to 3 टाइम्स इन ईयर। शेयरिंग यानी कि क्या, उसके ऊपर की जो खाल निकाली जाती है इसको हम कहते हैं शेयरिंग। और ये जो ब्रीड यहाँ पे मैंने बताई थी वो शेयर्ड ब्रीड है। तो आपको एक ही पन्ने से मैंने 2 सवाल डाले हैं, अगर आपने ठीक ठाक से पढ़ा होगा नोट्स तो आपके समझ में आ गया होगा। तो शेयरिंग क्या है, एक्ट ऑफ रिमूवल ऑफ वूल फ्रॉम शिप। अब बहुत से लोगों ने गलती कर दी है कि भाई कॉमन पेन फॉर रैबिट के लिए अगर हम कॉमन पेन ये करें तो उसको शेयरिंग कहेंगे, यानी कि एक साथ शेयर करना, ना कि शेयरिंग। शेयर अलग है और शेयरिंग अलग है। ठीक, इसके बाद फीडिंग टू द चिकन, ये कोई टर्म नहीं होती है। अब पिग के लिए क्रूड प्रोटीन प्रोवाइड करना, इसको हम शेयरिंग कहेंगे, नहीं कहेंगे। इसके अलावा प्रोवाइड वैलोज फॉर बफेलो, वैलोज का अगर हम बफेलो को प्रोवाइड करेंगे और बफेलो उसमें वैलोइंग करेंगे तो उसको वैलोइंग कहेंगे हम। ठीक, उसको ना कि शेयरिंग कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते आपके। अब ये देखो, ये सवाल भी बहुत से लोगों ने गलत कर दिया है। अब वी शेप कटिंग इज रिलेटेड टू अ फ्यूरो मेड बाय कंट्री प्लो। अब कंट्री प्लो के द्वारा जो फरो बनाई जाती है ऑफकोर्स वो वी शेप की होती है, लेकिन ये कटिंग नहीं होती, ये प्लोइंग होती है। वी शेप प्लोइंग की अगर मैं बात करूँ, वी शेप प्लोइंग अगर कोई हमारा प्लाउ करता है तो वो होता है आपका फ्यूरो मेड बाय कंट्री प्लाउ। ऑफकोर्स यहाँ पर वी शेप होती है। अब पंढरपुरी बफेलो के जो हॉर्न्स है वो ट्विस्टेड होते हैं और ये नीचे की तरफ यानी कि इन्वर्टेड वी शेप तो होते हैं। तो ये ऑप्शन भी आपका चला गया। ईयर ऑफ पिग, अगर पिग का कोई भी कान है आपके पास तो इसको इस तरीके से कट किया जाता है, वी शेप में इसको कटिंग करी जाती है। तो ये आपका वी शेप रिलेटेड हुआ ईयर ऑफ पिग से। वैटल्स ऑफ सोनाडी शिप, अगर जिसने सोनाडी देखी हो तो उसमें वैटल होते ही नहीं है। अब बीटल लीफ के बेस पे जो कट लगाया जाता है वो सर्कुलर शेप का होता है, ना कि वी शेप का। ठीक, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो। IPS AFO आपसे ऐसे ही सवाल पूछता है, ना ही इससे कम ना ही इससे ज़्यादा। ठीक, वो सारे सब्जेक्ट्स को मिला के ऑप्शन डाल देते हैं, सारे सब्जेक्ट को मिला के, कोई भी सब्जेक्ट वो छोड़ते नहीं है। ऐसा नहीं कि एक ऑप्शन इसलिए एक ही ऑप्शन में सारे के सारे वो डाल देता है, ऐसा करता ही नहीं। चलो, अब ये था मैंने कंबल वूल प्रोडक्शन किससे रिलेटेड है ये मैंने पूछा गया था। तो आपका कंबल वूल जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न है, यानी कि जो राजस्थान वाली ब्रीड्स है उससे हम कंबल वूल का प्रोडक्शन करते हैं। अब नॉर्थ ईस्टर्न जो ब्रीड है वो खास करके मीट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करी जाती है। साउदर्न ब्रीड की बात करूँ तो उसमें शॉल के लिए इस्तेमाल की जाती है, वो ब्रीड शॉल वूल उनसे मिलता है। नॉर्दर्न ब्रीड की बात मैं करूँ तो नॉर्दर्न ब्रीड से हमको एप्रिल ऊल मिलता है, जिससे हम ऊल के कपड़े बुनते हैं। लेकिन कंबल किससे बुनते हैं हम, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की जितनी भी ब्रीड्स है उनसे हम कंबल बनाते हैं। ये मैंने आपको लेक्चर में बताया था। लेक्चर की अगर आप PPT ध्यान से पढ़ें, लेक्चर देखें या फिर PPT भी पढ़ लें, PPT में ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करी है। ठीक, अब देखो ग्रंटिंग साउंड मैंने साफ लेक्चर में बताया ग्रंटिंग साउंड किससे रिलेटेड है। वो साउंड ऑफ पिग का साउंड है। लेकिन कुछ लोगों ने किया कि बॉल बियरिंग का फ्रिक्शन है। अरे बॉल बियरिंग का फ्रिक्शन कहाँ से आएगा, जब एनिमल हस्बेंड्री का मैं टेस्ट ले रहा हूँ उसमें आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग क्यों घुसाड़ रहे हो। तो साउंड ऑफ पिग को आप बॉल बियरिंग के साथ क्यों कंपेयर कर रहे हो, जबकि उसका पिग का साउंड है। ईयर कंप्रेशन इन सबमर्सिबल मोटर, हालांकि इसका साउंड आता ही नहीं है। रेड कॉटन बग का कोई साउंड होता ही नहीं है। ऑल ऑफ दिस तो ऑफकोर्स गया है। तो ऐसे ही ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन चारों ओर से आते हैं, लेकिन आपको चूज करना होता है कि कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ गलत है। ठीक,
अब देखो ये सवाल एकदम सीधा था, एकदम सीधा। अगर जिसने थोड़ी सी भी डीप पढ़ाई, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी, उसको ये सवाल आसानी से हो जाता। अब हार्डियस ब्रीड मैंने पूछा था, हार्डियस ब्रीड कौन सी है? ऑफ ओविस आरिस। यहीं पर लोग कंफ्यूज हो गए। अब ओविस आरिस होता क्या है? आपकी शीप होती है, शीप को हम कहते हैं ओविस आरिस। गोट को हम कहते हैं कैप्रा हिरकस। ठीक, इसके अलावा हमारा जो है ये हमारा जो पिग है, पिग को हम कहते हैं सस क्रोफा। पोल्ट्री को हम कहते हैं गैलस डोमेस्टिकस। तो मैंने पूछा था कि शिप की कौन सी ऐसी ब्रीड है जो कि राजस्थान से रिलोकेट हुई है, माइग्रेट हुई है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, कुछ महाराष्ट्र के कुछ नॉर्थन प्रदेश में, और जिसके पास हाई रेजिस्टेंस ऑफ डिसीज एंड वर्म्स हो। मुझे यहाँ तक इससे कोई मतलब नहीं है, कहाँ से ब्रीड कहाँ तक गई है मुझे कोई मतलब नहीं है। बस मैंने लेक्चर में ये बताया था कि ऐसी कौन सी ब्रीड है जिसके पास हाई रेजिस्टेंस, डिसीज रेजिस्टेंस एंड वर्म रेजिस्टेंस पावर हो, तो वो ब्रीड है आपकी मारवाड़ी। अब जैसा कि मैंने यहाँ पर ओविस आरिस बताया था, इससे थर पारकर ये काऊ का ऑप्शन ये गलत हो जाता, राठी भी आपकी काऊ है वो भी गलत हो जाता, गिर भी आपके काऊ है, वो ऑप्शन सीधे सीधे एलिमिनेट हो जाते। अब बचे दो ऑप्शन आपके पास, चोकला और मारवाड़ी। मैंने चोकला में कभी नहीं बताया था कि उसके पास हाई रेजिस्टेंस पावर है, कभी नहीं कहा मैंने। तो केवल और केवल आपकी मारवाड़ी एक ऐसी ब्रीड है जिसके पास हाई रेजिस्टेंस पावर है। ठीक, अब ये मैंने कहाँ बताया था आपको, चलो थोड़ा नोट्स का दर्शन कराते हैं। अब देखो, अब ये है हमारी मारवाड़ी ब्रीड। मारवाड़ी ब्रीड में मैंने साफ साफ बताया है, क्या बताया है? हाई रेजिस्टेंस फ्रॉम डिसीज एंड वर्म्स, हार्डिएस्ट ब्रीड है आपकी अमंग द शिप। तो अगर आप नोट्स को भी थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना तो भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आपके अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये पूछा गया था कि ऐसी बफेलो की ब्रीड के बारे में पूछा गया था। द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ऐसी कौन सी ब्रीड है जिसके पास हेवी हॉर्न्स है, हेवी है, ड्रूपिंग हॉर्न्स है। ड्रूपिंग हॉर्स ईच साइड्स ऑफ नेक, दोनों साइड नेक के दोनों साइड है, टर्न अपवर्ड एट द पॉइंट, गिव्स स्टेडियस आइज, स्लीपी आइज अपीयरेंस स्पेशली इन मेल। मेल के बारे में ये कहा गया था कि स्लीपी आइज होते हैं मेल्स में, बाकी फीमेल और मेल दोनों के बारे में कहा गया है कि ड्रॉपिंग हॉर्न्स है। उनके बुलक काफ़ी हैवी है, प्लोइंग के लिए और कार्टिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हेवीएस्ट ब्रीड इन बफेलो, बफेलो में हेवीएस्ट ब्रीड है जिसको हम मिनी एलिफेंट कहते हैं, और जिसके फनेल शेप टीट्स हैं। अगर आपने मेरा बफेलो वाला लेक्चर अटेम्प्ट किया है तो उसमें एक ट्रिक थी, जाफरा बादी। तो एफ से फनेल शेप हो जाएगा और डी से ड्रूपिंग हॉर्न्स। तो ये आपको किस में देखने को मिलेगा? तो ये आपको देखने को मिलेगा केवल और केवल जाफराबादी में। मैं बात करूँ मुर्रा की, मुर्रा के हॉर्न जो है वो टाइटली कर्व्ड है। मैं बात करूँ सुरती की, सुरती के शिकल शेप हॉर्न्स है। बदावरी के हॉर्न्स के बारे में कोई ज़्यादा डिस्क्रिप्शन है नहीं हमारे पास, और नन ऑफ दिस द ऑप्शन हमारा एब्सोल्युटली आएगा नहीं। केवल और केवल आपकी जाफराबादी ऐसी ब्रीड है जिससे ये ऑप्शन मैच खाते हैं। ठीक, अब यहाँ मैंने पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड इज, ऐसी कौन सी ब्रीड है जिसका बेस्ट कारपेट वूल इन इंडियन शिप, इंडियन शिप में सबसे बेस्ट वूल हो, हाई क्वालिटी वूल है। ठीक, फाइनेस्ट कारपेट पर्पज वूल है। चलो यहाँ तक तो मैंने पूछ लिया था सारी की सारी चीज़ें। इससे पहले मैंने पूछा था कि कंबल को जिसको हम कहते हैं कारपेट वूल। अब मुझे ये नीचे वाला पढ़ना ही नहीं है। ठीक, ये भी नहीं पढ़ना मुझे। अब बेस्ट कारपेट पर्पज वूल यानी कि ये मुझे क्या दर्शाता है कि ब्रीड राजस्थान से होगी, हाई क्वालिटी वूल होनी चाहिए। ठीक है, और फाइनेस्ट गुड। अब मालपुर आपके राजस्थान से हैं, ये एक ऑप्शन हमारा रहेगा, ऑफकोर्स रहेगा। चोकला हमारे राजस्थान से हैं, ऑप्शन एक और रहेगा हमारे पास। मरीनो एक्जॉटिक ब्रीड है, और ये हमने साफ साफ बता रखा है कि हमको केवल और केवल इंडियन ब्रीड चाहिए। ये गई। गड्डी हमारी नॉर्थ ईस्टर्न ब्रीड है। चांगथंगी हमारी नॉर्थ ब्रीड है, नॉर्दर्न ब्रीड है। अब कन्फ्यूजन तो इन दोनों में है। अब मालपुरा आपकी मीट पर्पज ब्रीड है, बट चोकला आपकी ऐसी ब्रीड है जिसको हम कहते हैं इंडियन मरीनो, बेस्ट कारपेट पर्पज वूल इन इंडिया।
जिसका वूल सबसे महंगा है, सबसे बढ़िया वूल जिसका है, सबसे फाइन वूल जिसका है, वो हमारी चोकला शीप है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड हैविंग, ऐसी कौन सी ब्रीड है जिसके पास फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक है। गोट का जो ओरिजिन उत्तर प्रदेश है, उसके पास वाइट कोट है, टैन कलर की मार्किंग है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें ठीक है। इसके अलावा उसका रोमन नोज़ है, कॉन्वेक्स फेस लाइन है, टफ्ट ऑफ हेयर है उसके पास, और पैरट माउथ अपीयरेंस यानी कि रोमन नोज़ है। ठीक, ड्रूपिंग ईयर्स है और फ्री रेंज कंडीशन के लिए काफ़ी बढ़िया ब्रीड है। तो ये अब उत्तर प्रदेश की बात करूँगा। बीटल आपकी पंजाबी ब्रीड है, सिरोही आपकी गुजरात की ब्रीड है, ब्लैक बंगाल नाम में ही पता है बंगाल की ब्रीड है, सानेन एक्जोटिक ब्रीड है। एक ही ऑप्शन बचता था जमुनापुरी, केवल और केवल आप इस फर्स्ट से ही आंसर लगा सकते थे, लेकिन मैंने ये सारी चीज़ें दी थी भाई। पैरेंट माउथ अपीयरेंस भी हो, कॉन्वेक्स फेस लाइन से ब्लैक मार्किंग है, ड्रूपिंग ईयर्स है, टफ्ट है, ये सारी चीज़ें के देने के बाद भी अगर आप सवाल गलत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये या तो आपके पढ़ने में गलती है या फिर आपका सोर्स बदल देना चाहिए आपको। ठीक, तो ये गोट की सारी चीज़ें आपको ये देखने को ठीक ठाक देखनी चाहिए। गोट के कम से कम ब्रीड, इंपॉर्टेंट ब्रीड तो कम से कम ठीक ठाक पढ़ो यार। अब ये देखो, गोट में अगर मैं बात करूँ जमुनापुरी, तो देखो ये गोट की एक ब्रीड है जिसमें उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है, जिसका वाइट कलर है, रोमन नोज़ भी है, ड्रूपिंग ईयर्स भी है और फ्री रेंज कंडीशन के लिए काफ़ी सुटेबल ब्रीड है। इसमें IBPS F1 ये सवाल पूछा था कि सबसे लॉन्गेस्ट लैक्टेशन पीरियड किसका होता है, तो इसी ब्रीड का होता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। कॉकरेल फार्मिंग इज़ पर्टिकुलरली, कॉकरेल फार्मिंग क्या है। अब जिनको मैंने ये वाला कॉकरेल फार्मिंग वाला जो वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाला था, पोल्ट्री फार्मिंग के नाम से वीडियो था, तो वो वीडियो अगर किसी ने देखा हो तो उसको कॉकरेल फार्मिंग इजीली समझ में आ जाएंगी। कॉकरेल फार्मिंग क्या होता है, अगर हम केवल और केवल मेल चिकन को रेज करें फॉर द पर्पज ऑफ मीट प्रोडक्शन, तो उसको हम कहते हैं कॉकरेल फार्मिंग। ठीक, और हमारी साधारण पोल्ट्री क्या होती है, साधारण पोल्ट्री होती है कॉक विथ हैंस, यानी कि मेल पोल्ट्री विथ फीमेल पोल्ट्री, ये हमारी ऑर्डिनरी पोल्ट्री होती है। इसके अलावा चिकन रेयरिंग ऑन इंटीग्रेटेड फार्मिंग का कंसेप्ट ही अलग है मेरे भाई। इंटीग्रेटेड फार्मिंग इसमें आती ही नहीं है। कैस्ट्रेटेड मेलिन चिकन किसको कहते हैं हम, कैपॉन और कॉकरेल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया। मैच्योर्ड चिकन रेज फॉर मीट, मैच्योर्ड चिकन अगर जो मीट के लिए रेज करते हैं उसको हम कहते हैं बॉयलर। ठीक, ब्रॉयलर कहते हैं हम उसको। तो केवल और केवल आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, मेल चिकन को रेज करना, ये मैंने कहाँ बताया था, आपके लेक्चर में बताया था मैंने। ठीक, अब ये देखिए ब्रूडर क्या होता है। अब ब्रूडर तो बहुत से लोगों को पता ही नहीं ब्रूडर क्या होता है। ब्रूडर तो मल्टीप्लाई ऑफ मेल ऑफ चिकन यूज फॉर मल्टीप्लाई ब्रीड। बहुत से लोगों ने ये लगाया है भाई। तुमने भाई कहाँ से पढ़े हो यार, कौन सी यूनिवर्सिटी से ये की डिग्री की है तुमने, ये होता ही नहीं है। तो मेल चिकन मल्टीप्लाई फॉर ब्रीड, इसको हम कहते हैं कॉक या फिर रोस्टर, जो भी हो आपका। रोस्टर आपका मीट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कॉक आपका ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर होता है कॉक। ब्रूडर क्या होता है, एक मशीन या फिर एक डिवाइस जो कि हीट प्रोवाइड करती है यंग चिकन्स को। ये आपका आंसर होना चाहिए था। इसके अलावा मैं अगर अदर ऑप्शंस की बात करूँ, हेन दैट स्टॉप लेइंग एग्स व्हाइल ऑन सिटिंग ऑन हर एग्स एंड हैच देम, इसको हम कहते हैं ब्रूडी। या फिर ब्रूडी का ये अर्थ भी होता है कि कोई भी अगर हैन है जो एग लेना बंद कर चुके हैं उसको भी हम ब्रूडी कहते हैं। अब मेल चिकन जो कैस्ट्रेटेड किया जाता है उसको कहते हैं हम कैपॉन। अब पर्सन हु मैनेजेस द पोल्ट्री, ये सवाल ये कहीं से दूर सवाल नहीं है, इसलिए एलिमिनेट हो जाता है। अब इसमें मुझे बहुत से लोगों ने स्लाइसिंग किया हुआ है भाई। यहाँ हम फल काटने की बात नहीं कर रहे हैं। ये सवाल था जो पूछता है आपके रिमूवल ऑफ पोर्शन ऑफ एनिमल टेल की जो प्रोसेस होती है, जिसको हम टेल रिमूव करते हैं उसको क्या कहता है, उसको हम डॉकिंग कहते हैं, डॉकिंग। ब्लांचिंग क्या होता है, ब्लांचिंग तो आपकी एक पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड एक टर्म है। मार्किंग यानी कि जो आप मार्क लगाते हैं उसको हम मार्किंग कहते हैं। शीयरिंग का कोई दूर तक इससे संबंध है नहीं। स्लाइसिंग तो फलों की होती है मेरे भाई। अगर आप फल की एक स्लाइस निकालते हैं,
केक की स्लाइस निकालते हैं तो उसको हम स्लाइसिंग कहते हैं। तो ये आपका डॉकिंग सीधा वन लाइनर था। अब हालांकि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कॉमनली फॉर शिप में किया जाता है, पिग में किया जाता है। हाँ, ये शिप में किया जाता है क्योंकि ये शिप में पढ़ा है हमने कि उनकी हेल्थ के लिए, हाइजीन के लिए और ब्रीड स्टैंडर्ड के लिए अच्छा होता है। और इसमें ऑप्शन ये भी था, आंसर ये यहाँ पर भी था, डॉकिंग कैन हेल्प। फिर भी लोग गलत कर दे रहे हैं। ये मुझसे ये उम्मीद तो नहीं थी आपसे। अब देखो, इंडिया हैज़ रैंक इन एग प्रोडक्शन, ये साफ आपके करंट अफेयर से था। अगर ये सवाल आपने छोड़ भी दिया है, सही डिसीजन था, लेकिन छोड़ना नहीं था। आपका इंडिया का रैंक सेकंड है। ये पीआईबी का जो डाटा है 23 दिसंबर 2023 की अगर आप बात करें, उस वक्त जो पीआईबी रिलीज़ हुई थी उसमें यह कहा गया है कि हमारे इंडिया का रैंक सेकंड हो चुका है एग प्रोडक्शन में। अगर कहीं कहीं आपको ये थर्ड भी देखने को मिलता है तो आप सोर्स चेक करिएगा एक बार, उसके बाद कहिएगा। लेकिन अगर आपने ये पीआईबी पढ़ी है तो ठीक, आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ग्रीमर रेफर्स टू, ग्रीमर क्या होता है? अब देखो, ग्रीमर में बहुत से लोगों ने गलतियाँ कर दी। अब ग्रीमर ऐसा होता है कि एक शिप की ऐसी फीमेल जिन्होंने अब तक किसी भी यंगोन को बर्थ नहीं किया है, कोई बच्चा नहीं दिया है। अब फीमेल की जो गोट होती है, सो गोट की जो फीमेल होती है जिसने अभी तक किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया, उसको हम कहते हैं गोटलिंग। फीमेल पिग जिसको हम कहते हैं गिल्ट, जिसने अभी तक किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया है। पोल्ट्री, पोल्ट्री कहाँ जन्म देती है यार? तुम पोल्ट्री सोच नहीं सकती, ये आंसर ही गलत है। इसमें एग लेइंग होती है पोल्ट्री में। तो पोल्ट्री में जो एग लेइंग होती है, और जो पहले अब तक जिसने भी एग नहीं दिया गया था उसको हम कहते हैं पुलेट, उसे हम पुलेट कहते हैं मेरे भाई। और ये रैबिट, फीमेल रैबिट का तो कोई संबंध है ही नहीं यहाँ पे, ठीक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा फीमेल शिप, जिसने अभी तक किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया है। अब ये देखो, यहाँ पर गलती होने के चांसेस थे, मैं भी मानता हूँ सवाल काफ़ी डिफिकल्ट था। लाइव स्टॉक मैनेजमेंट प्रैक्टिस, कोई लाइव स्टॉक मैनेजमेंट प्रैक्टिस है जहाँ पर केवल और केवल यंग एनिमल को खिलाया जाता है, जैसे कि काफ, पिगलेट और लैम्ब। अडल्ट एनिमल को वो खाना नहीं खिलाया जाता और उसके लिए एक स्पेशल डेजिग्नेटेड एरिया रखा जाता है, और जो भी हम खिलाएंगे उसे एज अ सप्लीमेंटल फीड खिलाएंगे। अब देखो, मिल्क फीडिंग क्या सप्लीमेंटल फीडिंग है? तो मिल्क फीडिंग सप्लीमेंटल फीडिंग नहीं है। इस वर्ड की वजह से ये हमारा कैंसिल हो गया। मिनरल मिक्सचर हम दोनों को अलाउ करते हैं, आपके बच्चों को भी प्लस अडल्ट को भी। यहाँ पे अडल्ट का तो एक्सेस जो है वो डिनाई कर दिया है, तो मिनरल मिक्सचर भी आपका नहीं आएगा। अब बात करते हैं सप्लीमेंटल विटामिन्स की। तो सप्लीमेंटल विटामिन्स ऐसा कहा गया है कि केवल और केवल बच्चों को दो, बड़ों को भी दे सकते हैं आप, तो ये भी गया। मिल्क रिप्लेसर, अब मिल्क रिप्लेसर एक नो डाउट एक सप्लीमेंटल फीड है, लेकिन केवल और केवल बच्चों को दिया जाता है, ये भी बात सही है। लेकिन जब हम मिल्क को रिप्लेस करते हैं तब दिया जाता है, मिल्क रिप्लेसर भी नहीं आएगा। क्रिप फीडिंग जो हम केवल और केवल बच्चों को खिलाते हैं, ताकि वो एक सप्लीमेंटल फीडिंग है और एक डेजिग्नेटेड एरिया है। मिल्क रिप्लेसर आप बिना डेजिग्नेटेड एरिया में भी रख सकते हैं, और जिसमें एडल्ट की कोई भी एंट्री है नहीं, ठीक। इसका आंसर हो जाएगा आपका क्रिप फीडिंग। अब क्रिप फीडिंग मैं आपको ज़रा दिखा दूँ। अब ये देखो, यहाँ पर मैंने बताया क्रिप फीडिंग क्या है। क्रिप फीडिंग एडिशनल फीड स्टफ फॉर पिगलेट और यंग एनिमल्स एंड नॉट फॉर अडल्ट वन। अडल्ट वन के लिए फीडिंग नहीं दी जा रही, केवल और केवल यंग वन के लिए फीडिंग दी जा रही है, जिसको हम कहते हैं क्रिप फीडिंग, ठीक। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, नीडल टीथ इज अ प्रैक्टिस नीडल टीथ रिमूविंग प्रैक्टिस किस में किया जाता है? तो ये किया जाता है आपके स्वाइन में, यानी कि पिग्स में। बोवाइन आपका कैटल का ग्रुप है, कैटल में ये प्रैक्टिस नहीं की जाती। काफ में कतई नहीं, काफ में नेवलिंग की जाती है, डी नेवलिंग नहीं, नेवल कॉर्ड कटिंग की जाती है, उनकी नेवल को ये किया जाता है। और स्पेड में क्या किया जाता है? स्पेड में इसकी ओवरीज को रिमूव किया जाता है, काफ में क्या रिमूव किया जाता है? काफ में नेवल कॉर्ड रिमूव की जाती है। अब कैटल में हॉर्न को रिमूव किया जाता है, बोवाइन में भी हॉर्न को रिमूव किया जाता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ये देखो, अब जैसे कि मैंने बताया वो वी शेप, आपको ऊपर एक सवाल आया था, वी शेप जो था वो यहाँ से मैंने उठाया था। उनके कानों पे एक कट लगाया जाता है, वी शेप। किसके? पोल्ट्री के कानों पे लगाया, स्वाइन के कानों पे ये लगाया जाता है, ठीक। अब ये कहाँ किया जाता है भाई? ये देखो, ये बड़े बड़े जो इसके जो दांत निकल आए हैं, इस दांत को रिमूव करने के लिए हम उसके नीडल को कट करते हैं,
ये देख रहे हैं आप, ये बोर जिसके बड़े बड़े टीथ है उसको भी हम रिमूव करते हैं। अब ये देखिए नीडल टीथ मैंने यहाँ पे बताया यहाँ है, क्लिप नीडल टीथ आफ्टर शॉर्टली आफ्टर बर्थ, यानी कि नीडल टीथ को हमको शॉर्टली बर्थ होने के तुरंत बाद हमको इसके जो टीथ है उसको रिमूव करना है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें, अगर आपने ठीक ठाक नोट्स अगर पढ़ी हैं, नोट्स अगर आप केवल और केवल इमेजिन भी करते हैं, क्योंकि मैंने इमेजेस ही ऐसे डाली है कि आप बिना टीचर के बिना किसी के हेल्प के आप समझ पाए। ठीक, आपको सारी चीज़ें आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड ऑफ पिग इज़ नोन फॉर, यानी कि मैंने ब्रीड के बारे में सवाल पूछा था कि पिग की एक ऐसी ब्रीड बताइए जिसके पास गुड मदर कैरेक्टरिस्टिक्स है, फ्रिकल्स, यानी कि उसके एब्डोमेन पर पर्पल पैचेस होते हैं, पर्पल पैचेस जिसको हम फ्रिकल्स कहते हैं। चलो मुझे फ्रिकल समझ में नहीं आया। जिसके पास आर्च्ड बैक होती है, बैक ऐसे स्लाइटली आर्च्ड है, ये भी मेरे समझ में आ जाता। यूके की ब्रीड है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट था। एक्सेलेंट ब्रीड है, ये भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट था। अब देखो घुंघरू हमारी इंडियन ब्रीड है। आंगोंडा गोवा, ये हमारी गोवा की ब्रीड है, जो कि मैंने चार्ट में आपको लेक्चर में समझाया है। अब बचे ये केवल और केवल आपकी 3। अब लैंड रेस जो है वो डेनमार्क की ब्रीड है, ये भी ऑप्शन गया। अब बचे आपके लार्ज वाइट यॉर्कशायर और मिडल वाइट यॉर्कशायर। अब आर्चर्ड की बैक की अगर मैं बात करूँ, वो केवल और केवल आपके लार्ज वाइट यॉर्कशायर में पाई जाती है। अब ये देखो मैंने ये चीज़ कहाँ बताई थी। अब ये रही आपकी जो मैंने सॉइल हस्बेंड्री का जो PDF बनाया, जो मैंने नोट्स बनाए, उसमें आपको ये चीज़ बताई थी। अब देखो अंगोंडा गोवा कहाँ की ब्रीड है आपकी, गोवा की ब्रीड है, वो बाहर की ब्रीड नहीं है। फ्रिकल्स मैंने बताया था, ये रहे आपके फ्रिकल्स। हालांकि आपको समझ में नहीं भी आ जाते तो भी काम चल सकता था। स्लाइटली आर्च्ड बैक है, देखो ये रहा आपका मिडल वाइट यॉर्कशायर, ये रहा आपका लैंड रेस, सॉरी मिडल वाइट यॉर्कशायर, जिसकी एकदम जो बैक है एकदम स्ट्रेट बैक है, इसकी थोड़ी सी बैक आर्च्ड है। ठीक, अब इसके फ्रिकल्स और गुड मदर कैरेक्टरिस्टिक के लिए भी ये जानी जाती है। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो। अब देखो ये लास्ट वाला सवाल था, ये मैंने पूछा था पिग डिसीजेस से रिलेटेड। अब इससे मैं थोड़ी सी हिंट दे दूँ और आप इसका जो सही आंसर है मुझे कमेंट करेंगे। ये जो डिसीज़ है यंग एनिमल में देखा जाता है, पिगलेट्स में, बोरलिंग में, गिल्ट में, यानी कि जो कि यंग एनिमल है। इमेच्योर इम्यून सिस्टम वाले एनिमल इसके लिए सबसे ज़्यादा वुल्नरेबल है। इसके अलावा जिसके बॉडी पर डार्क रेड पर्पल पैचेस है, पर्पल पैचेस जिसकी बॉडी पर आ जाते हैं एब्डोमेन में, नेक पे, जिससे पिग अफेक्ट हो जाते हैं। उनके नाक से एक डिस्चार्ज बहने लगता है, उनमें ड्रूपिंग ऑफ हेड हो जाता है और जिससे कि इलनेस प्रोड्यूस हो सकती है। अब ये किस में होता है? अब देखो ब्रूसेलोसिस किससे, अब देखो इसमें डिसीज़ का आप बस रिलेट करना है। जैसे मैंने बताया ब्रूसेलोसिस किससे रिलेटेड डिसीज़ है आपका, ब्रूसेलोसिस रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। ऊपर कहाँ रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिया गया है? कहीं नहीं दिया गया है। अब इरिसाइफल्स की बात करूँ तो इसमें रेड डायमंड पैचेस देखने को मिलता है आपको ऑन द नेक, पैच ऑन द नेक पे देखने को मिलता है। ठीक, अब स्वाइन इन्फ्लुएंजा की बात करूँ तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिसीज़ है। अब इसका ऑप्शन क्या होगा ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। यहाँ तक मैंने सवाल सॉल्व कर दिया है, आगे आपकी जिम्मेदारी। तो आपको आई होप आपको ये टेस्ट समझ आया हो। अगर आपके कम मार्क भी इस टेस्ट में आए हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि अटैम्प्ट तो बहुत ज़्यादा है। मैंने देखा सुबह से बहुत सारे लोगों ने अटैम्प्ट किया है, लेकिन छोटी छोटी गलतियों की वजह से आंसर गलत कर दिए हैं। एक तो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ नहीं रहे हैं, दूसरा ठीक समझ नहीं रहे हैं, और जो ऑप्शन फर्स्ट दिख जा रहा है बस उसी को टिक मारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और उन लोगों से मुझे काफ़ी ज़्यादा चिढ़ आ रही है जिन्होंने अनअटेम्प्टेड छोड़ दिए हैं। तुम्हारा कहाँ यहाँ इवैल्यूएशन हो रहा है मेरे भाई, तुम्हारा कहाँ इवैल्यूएशन हो रहा है बताओ? कहीं नहीं। तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। जब मैं नेक्स्ट टेस्ट डालूंगी यूट्यूब पे, उसके लिए आपकी पढ़ाई को और ज़्यादा बूस्ट चाहिए। आपकी सोर्सेज जो है, सोर्सेज सबसे पहले सही करिए, क्योंकि सोर्सेज बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कि भाई क्या पढ़ रहे हैं या फिर क्वेश्चन जिस हिसाब से बनते हैं उसके लिए सही सोर्स का होना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक,
आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो। जैसे कि पैड ऑन नोट्स मैंने आपसे वादा किया था, पैड ऑन नोट्स के बहुत सारे सब्जेक्ट के आ चुके हैं, आप उसके लिए एनरोल कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर कुछ इसके हाइलाइट्स देख सकते हैं जो कि एकदम अट्रैक्टिव हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा इमेजेस का इस्तेमाल किया गया है और ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा आपके प्रिपरेशन के लिए। जैसे कि इसी की बात करिए, अगर ये टॉपिक आप अगर पढ़ने जाएंगे ग्रेडिंग ऑफ फैक्ट्स बाय वेट, अगर आप इसको बुक में पढ़िए या फिर आप पैड ऑन के नोट से पढ़िए, आप इससे बेहतर समझ पाएंगे। आप मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।